अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं मिश्रणों को पृथक्करण की अलग-अलग तकनीकों के बारे में। तो मिश्रण की अलग-अलग तकनीक कौन-कौन सी होती हैं, जिसके कारण से हम जो है वो मिश्रणों को पृथक जो मिश्रण होता है, जैसा आपने देखा, हमने शक्कर में पानी में शक्कर घोली, तो मिक्सचर तैयार हो गया। या फिर हमने अगर बाहर मतलब ये तो समांगी मिश्रण के उदाहरण, विषमांगी अगर रेत और नमक वगैरह को आपस में जोड़ दिया, तो विषमांगी मिश्रण हो जाएँगे। तो अब बात कर रहे हैं हम मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की अलग-अलग तकनीकों के बारे में, कि मिश्रणों को अलग कैसे किया जा सकता है। तो मिश्रणों के घटकों को पृथक करने की विधियाँ। मिश्रण को पृथक करने की अलग-अलग विधियाँ कौन-कौन सी हैं, उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो इनमें जो सबसे पहले आने वाली है, वो आने वाली है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? उसके बाद सेकंड जो आने वाली है, वो आने वाली है अपकेंद्रीकरण। सेकंड जो आने वाली है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण सुना होगा नाम आपने, मैंने बीच में यूज़ किया था। अपकेंद्रीकरण पूरा पा आएगा यहाँ पर, है ना? अप अपकेंद्रीकरण। तीसरी जो बात आएगी वो आएगी पृथक्करण क्रीप। पृथक्करण क्रीप के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आएगी पृथक्करण क्रीप के बाद आएगी एक यहाँ पर आएगी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटोग्राफी आएगी। क्रोमेटोग्राफी के बाद एक और आएगी जिसको हम बोलते हैं एसीटोन को पानी से पृथक करने के लिए जो यूज किया है, प्रभाजी आसवन। ये जो प्रभाजी आसवन है, ये शब्द जो है आपको 11th-12th में भी देखने को मिलेगा। प्रभाजी आसवन रहेगी। दूसरा क्रिस्टलीकरण रहेगी एक मेथड, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण रहेगी। और एक जो है वो वायु को अलग करने के लिए आखिरी मेथड रहेगी, वायु के घटकों का पृथक्करण। तो ये मेथड नहीं है, ये तो इसके बारे में केवल पढ़ने के बारे में है। इसको प्रैक्टिकली अपन बहुत सारी चीजें नहीं कर पाएंगे, इसमें 2-3 कर पाएंगे। वायु के घटकों का विभाजन हो या पृथक्करण हो, सब एक ही शब्द है, विभाजन। ये 7 मेथड पढ़ने वाले हैं अपन, है ना? कौन कौन सी? पहला आएगा वाष्पीकरण, फिर उसके बाद अपकेंद्रीकरण, फिर उसके बाद पृथक्करण की, फिर उसके बाद क्रोमेटोग्राफी, फिर उसके बाद प्रभाजी आसवन, फिर उसके बाद क्रिस्टलीकरण, फिर उसके बाद वायु के घटकों का विभाजन, है ना? ये 7 चीजों के बारे में अपन करने वाले हैं। पहला पढ़ने वाले हैं वाष्पीकरण, कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं, पहले पहले देख चुके हैं कि वाष्पीकरण क्या होता है। मैं अब थोड़ा सा ये अलग मिश्रण के बारे में बात कर रहा हूँ। इसके लिए क्या परफॉर्म करते हैं, इसके लिए एक प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। उस प्रैक्टिकल में क्या करते हैं, उस प्रैक्टिकल में हम एक मैं आपको बुक पे ले जाता हूँ वो डायग्राम, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये है वो डायग्राम। हम एक बर्नर लेते हैं, उस पर एक ट्राइपॉड रखते हैं। ट्राइपॉड रखने के बाद जो है हम एक बीकर रखते हैं और उसमें पानी रखते हैं। उस बीकर के ऊपर एक वॉच ग्लास रखते हैं। वॉच ग्लास एक कांच की डिश होती है, मैं आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बताऊंगा कैसी होती है। उस वॉच ग्लास पे हम जो है वो एक स्याही रख देते हैं, स्याही थोड़ी सी रख देते हैं। तो आपने स्याही, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, हम स्याही जो है वो आजकल पेनों में जो यूज की जाती है, वो थोड़ी सी कुछ उसमें केमिकल वगैरह मिलाए जाते हैं तो वो गाढ़ी हो जाती है थोड़ी सी।
लेकिन हम जो स्याही यूज करेंगे वो हम जो है वो उजाला, जो अपनी नील आती है ना घरों में, जो कपड़ों में नील डालते हैं हम, उसका यूज करेंगे। तो ये आपको सेटअप दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा सेटअप यूज करेंगे हम वाष्पीकरण में। इसमें नीचे ट्राइपॉड, गैस बर्नर रखने के बाद, बुनसन बर्नर रखने के बाद एक ट्राइपॉड रखेंगे, ट्राइपॉड के ऊपर बीकर रखेंगे और उसके बाद उस पर जो है वो उसमें जल डाल देंगे और उसके ऊपर जो है वो हम एक वॉच ग्लास रख के उसमें जो है वो स्याही रख देंगे और फिर उसके बाद उसको गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से नीचे से जो है वो बीकर गर्म होगा, बीकर में पानी जो है वो वाष्पीकृत होगा, भाप बनेगा। भाप के कारण से जो वॉच ग्लास पे इंक रखी हुई होगी उसका वाष्पीकरण हो जाएगा। वाष्पीकरण हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो उजाला रहेगी अपनी, जो उजाला नीर रहेगी जो हमने वॉच ग्लास पर रखी हुई है, उसको जैसे ही गर्माहट मिलेगी उसका पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाएगा। जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो वॉच ग्लास में केवल और केवल स्याही बचेगी, केवल और केवल क्या बचेगी, स्याही बचेगी। यदि हम उसमें थोड़ा सा, हम उसको अगर अलग करके उसमें हल्का सा पानी फिर से मिलाएं तो हमें जो है वो फिर से क्या मिल जाएगी, उजाला नील प्राप्त हो जाएगी, है ना। वापस हमको वैसे के वैसे लिक्विड प्राप्त हो जाएगा। इस मेथड को पहले क्या था, पहले स्याही जो थी वो मिक्सचर थी, काय काय का, स्याही का और पानी का, वो मिश्रण थी, है ना। हमने उसको जैसे ही हल्का सा गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा, वो अपने घटकों में विभाजित हो गई, पानी जो है वो भाप बन के उड़ गया, बची रह गई स्याही, सूखी हुई स्याही उसमें जो है वो बची रह गई। सिंपल सी बात है कि नहीं। हमने क्या करा, मिश्रण को उसके घटकों में पृथक पृथक कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो ये मेथड है वाष्पीकरण। तो ये कितनी सिंपल सी मेथड है ना। फिर उसके बाद एक बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है वो दूसरी मेथड आती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी नहीं, सॉरी, अपकेंद्रीकरण आती है। अच्छा, और कौन सी मेथड है जिसमें वाष्पीकरण का यूज, और कौन सी चीज कर सकते हो आप वाष्पीकरण से प्रतिक्रिया, कोई बता सकता है। जैसे मैंने बताया कि स्याही को जो है वो भाप बन के उड़ाया जा सकता है। कोई और चीज है ऐसी जो पानी में घुली रहती है और अगर हम उसको गर्म करें तो हम उसका वाष्पीकरण करके उसको अलग अलग विभाजित कर सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ ऐसा मिश्रण जिसको हम वाष्पीकरण से पृथक पृथक कर सके। जैसे शाही बुक ने उदाहरण दे दिया, एक उदाहरण आप देख सकते हो क्या मुझे, हाँ जय। भैया आवाज कट रही है आपकी। भैया समुद्र का पानी। समुद्र का पानी वो क्रिस्टलीकरण में आएगा, वो आपका आंसर तो सही है, लेकिन वो क्रिस्टलीकरण में आएगा, इसलिए वो एग्जैक्ट आंसर नहीं हुआ। सही है, पूरी तरह से सही नहीं है। कोई और, कोई ऐसा मिश्रण जिसको आप वाष्पीकरण से अलग अलग कर सको। हाँ लोकेश। भैया साबुन का पानी। साबुन का पानी कह सकते हो आप। सर्फ के पानी को जो है वो गर्म करेंगे तो बिल्कुल सर्फ जो है वो नीचे प्राप्त होगा। हो सकता है ऐसा, है ना। और कोई, किसी मिश्रण को हम यदि हम इसका अलग करना चाहें तो ऐसा हो सकता है क्या। हल्दी के पानी के साथ ऐसा हो पाएगा क्या। हल्दी के पानी को यदि हम उसका जो है वाष्पीकरण करवाएं तो क्या ऐसा हो पाएगा। चलो, आज का प्रैक्टिकल आपका तय हो गया। आपको क्या करना है, देखो ये वाला प्रैक्टिकल जो आपको दिख रहा है बुक में बना हुआ, आप एग्जैक्टली ऐसा तो परफॉर्म कर नहीं पाओगे। कैसा, जैसा इसमें आप बीकर वगैरह दिए हुए हैं ऐसा तो अपन कर नहीं सकते। अपने घर में जो होता है हम उसके तहत तो कर सकते हैं, उस जो वो वाली चीजें तो कर सकते हैं, है ना। हम घर में कैसे करेंगे इसको परफॉर्म, हमको जो है घरों में, आपके घरों में दो चीजें तो होती हैं, एक चाय का हत्ता होता है, दूसरा जो है वो उजाला नील होती है। घरों में सभी के घर में नील तो होती ही है, होती है कि नहीं होती। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ भी बर्तन गंदा नहीं होगा, सब चीज इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको चाय का हत्ते में हल्का सा पानी रखना है, कुछ पानी डालना ताकि वो गर्म हो सके पानी अंदर, है ना। ज्यादा पानी मत रखना है तो ज्यादा रख दो, आधा गिलास या एक गिलास काफी होगा, एक गिलास काफी होगा। उसको जो है वो आपको गैस पे रखना है। उस गैस पर रखने के बाद एक प्लेट से उस चाय के हत्ते को ढक देना है, जैसे चाय ढकते हैं ना अपन, वैसे ढक देना है। और जो ऊपर प्लेट रखी है ना आपने,
उसमें हल्की सी 4 या 5 बूंद, ज्यादा मत डालना, मम्मी चिल्लाएंगी बहुत ज्यादा। 4 या 5 बूंद उजाला नील की डालना है आपको। आप देखोगे जैसे ही वो जो है वो गर्म हो रही है, वो गर्म होती है, वैसे ही जो है वो पानी जो है वो भाप बन के उड़ जाता है और आपकी केवल नील नील बचती है उस प्लेट में। आप देखोगे ऐसा, ये चीज ऑब्जर्व करिएगा, है ना। फिर उसके बाद जो है यदि आप उसमें फिर से 1 या 2 बूंद जो है वो पानी की मिला देंगे तो वापस आपको नील प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसा होता है, ऐसा होगा। आप बोलोगे भैया उसको आप मतलब बीकर के अंदर रख के या फिर चाय के हत्थे में भाप बन के ही क्यों गर्म करवा रहे हो, डायरेक्ट प्लेट को गैस पे क्यों नहीं रख दे रहे? डायरेक्ट गैस को प्लेट पर रख के उजाला नील डाल सकते हैं हम उसमें। तो उसमें जो नील होती है या स्याही होती है उसके जलने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जब हम गैस में डायरेक्ट प्लेट पर रख देंगे उसको, तो उसमें जो वो नील होगी वो जैसे भाप बन के उड़ जाएगा पानी, उसके बाद उसके जलने की संभावना ज्यादा रहती है, जिसके कारण से क्या होगा, दोबारा अगर आप पानी डालोगे तो वापस नील बनने के चांसेस कम रहेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगी नहीं, है ना, क्योंकि मैंने परफॉर्म करके नहीं देखा है ऐसा डायरेक्ट प्लेट रखकर। तो चांसेस है उसके जलने के, इसलिए टीचर्स जो फिर वाष्पीकरण को करने के लिए जो है वो, एक और बात याद है वाष्पीकरण अपन ने पढ़ा था, तो बोले थे क्वथनांक बिंदु तक पहुंचे बिना ही जो है उसका अवस्था परिवर्तित कर जाती है, ऐसी बात अपन ने पढ़ी थी। वैसे यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर यदि हम उसका हत्थे में नहीं रखते हैं या फिर उसको पानी से वाष्पीकरण नहीं करवाते हैं, वो एकदम से ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्वथनांक बिंदु तक पहुंच जाएगा और फिर तो उसका अवस्था परिवर्तन हो ही जाएगी। फिर वाष्पीकरण कहाँ होगा उसका, वो तो क्वथनांक बिंदु पर होने के बाद उबलना हो जाएगा, उबलने के कारण से गैस में परिवर्तन हो जाएगा। तो वाष्पीकरण के लिए कम टेम्परेचर जरूरी होता है। जब कम टेम्परेचर करवाएंगे तो वो स्याही का जो है वाष्पीकरण हो जाएगा। अच्छा, स्याही के बाद जो है वो हल्दी का भी ट्राई करिएगा आप। हल्दी के साथ क्या होता है, यही चीज जो है वो हल्दी के साथ भी ट्राई करोगे ना, पक्का जरूर करना है ना। उजाला नील वाला बिल्कुल करके देखना। उसमें आप क्या कर रहे हो, जो नील होगी वो मिश्रण है, आपको पता करना है वो किस किस चीज का मिक्सचर है। और जब आप उसको गर्म करोगे और पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो आप बोलोगे कि जो उजाला नील है या स्याही है वो स्याही और पानी का मिक्सचर होता है ना। तो उसको आप करके देखो, परफॉर्म करके देखो। और जैसा इन्होंने बोला है सर्फ के साथ भी करके देख सकते हो आप। साबुन या साबुन तो नहीं, सर्फ के साथ करके देख सकते हो। जय ने नमक के पानी का भी बोला था, नमक का पानी आप एक हल्के से कप में घोल लो थोड़ा सा और उसको भी करके देखो क्या उससे भी होता है ना। लेकिन नमक के पानी का जो उदाहरण है वो क्रिस्टलीकरण में लूंगा मैं। यहाँ पर पूरी तरह से वो सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि कैसे बता दूं मैं, यहाँ पर वो जो नमक होता है या समुद्र का पानी होता है, खैर वो क्रिस्टलीकरण में बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इसमें भी मैंने बताया ना कुछ हद तक आपका आंसर इसमें भी सही है। नमक के पानी को जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा जो है वो पृथक किया जा सकता है, लेकिन वाष्पीकरण में चाहिए कम तापमान। मैंने अभी हाल आपको बताया ना कि वाष्पीकरण में तापमान जो है वो क्वथनांक बिंदु तक पहुंचे बिना ही जो है वो हमको पदार्थ का जो है वो पानी उड़ जाना चाहिए, अवस्था परिवर्तित हो जाना चाहिए क्वथनांक बिंदु तक पहुंचे बिना। जबकि समुद्र के पानी के साथ ऐसा नहीं है। समुद्र का पानी अगर भाप बन के केवल वाष्पीकरण से अगर हम नमक प्राप्त कर सकते हैं तो फिर डेली वहां पर समुद्र पर जो है वो वाष्पीकरण हो रहा है, हमें डेली वहां पर नमक प्राप्त होना चाहिए बहुत ज्यादा मात्रा में, समुद्र का पानी सूख जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो क्रिस्टलीकरण एक मेथड आती है, उसके तहत आपको बताएंगे। उसमें जो है वो तापमान का कोई रोल नहीं रहता, ज्यादा तापमान कर सकते हो आप उसमें, उस मेथड में कर सकते हो। यहाँ वाष्पीकरण में तापमान कम ही रखना है आपको। इसलिए तो हमने जो है वो बीकर और जो बर्नर था, बर्नर और जो स्याही थी उसके बीच में पानी रख दिया ताकि तापमान ज्यादा ना हो, एकदम से ज्यादा होगा तो अवस्था परिवर्तन हो ही जाएगा, हमें परिवर्तित होते हुए दिखाई नहीं देगी कुछ भी चीज। इसलिए वाष्पीकरण जो है वो क्रिस्टलीकरण से भी अलग है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। क्रिस्टलीकरण जब पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आए। आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है आज, पता करना है कि उजाला स्याही जो है वो उसमें कौन कौन से घटक मौजूद हैं। ये हो गई वाष्पीकरण आपकी, वाष्पीकरण के ये वाला उदाहरण था। उसके बाद दूसरी मेथड है अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण बड़ी अच्छी मेथड है यार, ये आपको दूध से मक्खन निकालना सिखा देगी, मक्खन बनाना सिखाऊंगा इसमें मैं आपको। देखो और क्या चाहिए, घरों में मक्खन बनता है ना, घरों में मक्खन, आपके घर में बनता है, किसी के घर में मक्खन, घरों के घर में, घर के घर में जो है वो मलाई से मक्खन बनाया जाता है, मम्मी बनाती है। कई के गाँव पे बनता होगा, घरों में बहुत कम घर होंगे जहाँ पर बनता होगा, कई की मम्मी बनाती भी होंगी। मैं आपको मक्खन बनाना सिखाता हूँ आज, मक्खन कैसे बनाते हैं। एक मेथड आई थी यहाँ पर,
दूध से अपन जो उसमें जब कोलाइट्स पढ़ रहे थे तो कोलाइट्स में एक मैंने आपको उदाहरण बताया था, कोलाइट को छान कर पृथक नहीं किया जा सकता, ना ही इनके कण जो है वो जमीन पर बैठते हैं कुछ देर रहने के बाद। लेकिन हाँ, इसको अपकेंद्रीकरण मेथड से जो है वो अलग किया जा सकता है, पृथक किया जा सकता है। तो वो अपकेंद्रीकरण मेथड अब यहाँ पर आई हुई है ना, वहां पर मैंने बोला था आप समझाऊंगा। तो वो अपकेंद्रीकरण मेथड क्या होती है? अच्छा, आपने देखा है मई मही को मथते हुए देखा है? रियलिटी में नहीं देखा होगा तो टीवी वगैरह में देखा होगा। खैर चलो जाने दो। आप मुझे एक बात बताओ, कभी आपने कोल्ड कॉफी बनाई घर में? नहीं बनाई तो आज सब लोग कोल्ड कॉफी बना के पीना। कोल्ड कॉफी कैसे बनाई जाती है? जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना, मिक्सर ग्राइंडर में एक जार होता है, जूस बनाने वाला जार। उसमें आपको जो है कुछ नहीं करना है, जितने आपके कॉफी लेना है उतनी कॉफी डाल दो। उसके बाद उसमें आपको जितना दूध लेना है उतना दूध डाल दो और शक्कर डाल दो। और जब आप उसको चलाओगे, मिक्सर ग्राइंडर को बंद करने के बाद, बंद करके चला नहीं तो पूरा ऊपर आ जाएगा। उसको बंद करने के बाद जैसे ही चलाओगे तो वो सारी चीजें अंदर मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद आप जब उसको खोलोगे तो आप देखोगे हल्की सी क्रीम जो है वो बीच में तैर रही होती है। झाग जिसको बोलते हैं ना, झाग आ जाता है, वो झाग ऊपर आ जाता है। वो एक्चुअली अपन ने क्रीम को ऊपर ला दिया है। नॉर्मली क्रीम को अपन कैसे ऊपर लाते हैं? दूध को, जैसे ही दूध घर में आता है उसको गर्म करते हैं यदि हम, तो गर्म करने पे आप देखते हो उसका जो है झाग जो है वो ऊपर आ जाता है, और जैसे जैसे ठंडा होते जाता है वो मलाई बन जाती है आपकी, है ना। आपने क्रीम जो है वो ऊपर ला ली उबाल कर। लेकिन इसी मेथड को हम ठंडे दूध के साथ भी कर सकते हैं। अगर ठंडे दूध को हम मिक्सर ग्राइंडर में चलाएंगे या फिर उसको उसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रख के घुमाएंगे, हाथ से भी किया जा सकता है। वो एक मथनी आती है ना, घरों में होती है जिससे मही मही मथते हैं, है ना। अगर उससे चलाएंगे हम तो उससे भी जो है वो मलाई को दूध से पृथक किया जा सकता है, दूध से मलाई को अलग किया जा सकता है बिल्कुल। और ऐसा किया भी जाता है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जैसे अमूल की क्रीम वगैरह आती है, तो वो क्रीम बनाने के लिए इसी मेथड का यूज करते हैं। इसको साइंटिफिकल मेथड बोलेंगे, अपकेंद्रीकरण बोलेंगे। इसके कारण से जो है वो हल्की चीज जो है वो मिश्रण में जो हल्की चीज होती है वो ऊपर आके तैरने लगती है। अब मैं बता रहा था आपको मक्खन कैसे बनाते हैं। तो मक्खन में भी इसी मेथड का यूज किया जाता है। कैसे करते हैं? घरों में जो है वो जैसे दूध आता है, जैसे मैंने बताया, गर्म करते हैं तो मलाई जम जाती है। वो डेली की मलाई आप क्या करो, एक बर्तन में इकट्ठी करते जाओ, इकट्ठी करते जाओ। अप्रोक्सीमेटली जब थोड़ा ज्यादा बर्तन हो जाए, जब आपका लगभग लगभग 1 लीटर का बर्तन जो है वो फुल भर जाए, 1 लीटर भी ज्यादा हो गया, आधा लीटर का बर्तन जो है वो जब मलाई से फुल हो जाए, उसको आप फ्रिज में ही रखो, ओपन मत रखो, क्योंकि बाहर जो है वो खट्टा होता जाएगा, दही बनते जाएगा उसका, वो कोई मतलब का नहीं रहेगा। फिर आप क्या करो, उसको रेफ्रिजरेटर में डेली जो है वो उसको जमा करते जाओ, जमा करते जाओ। जब वो आधा लीटर भर जाए, उसके बाद क्या करो, उसमें से आप थोड़ी मात्रा में उसको निकालो मलाई को, और मिक्सर में डालो, और मिक्सर में हल्का सा पानी डालो, उसको हल्का सा डाइल्यूट करो, पतला करो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे मिक्सर को चलाओ, है ना। चालू बंद ऐसा करना पड़ेगा आपको। जब आप 2-3 बार करोगे आप, तो ऐसा होगा, वो साइंटिफिकल अपकेंद्रीकरण के कारण से जो मक्खन बनेगा, बिल्कुल आसानी से मक्खन निकल आता है। वो मक्खन जो है वो ऊपर तैरने लगेगा। आप उसको हाथ से आप साइड से अलग कर लो, और जो नीचे बचेगा वो आपका मठा होगा। जो आप मठा पीते हो ना, जो मठा मठा पीते हो आप, मठा जानते हो ना, वो मठा जो है वो नीचे बैठा हुआ होगा, उसको आप मठे के रूप में यूज कर सकते हो। कम खट्टा होगा, एक दिन रख दीजिए, अगले दिन जो है वो अच्छा खासा खट्टा क्वांटिटी में हो जाएगा। तो इतना आसान है मक्खन बनाना, आप खुद सोच सकते हो। और फिर उसी मक्खन से जो है वो गर्म करके उसको तपाकर जो है वो घी बनाया जाता है। तो दूध से जो है वो मलाई बनती है, मलाई से क्या बनता है, मक्खन बनता है, मक्खन और मठा दोनों मिलता है, और मक्खन से फिर घी बनता है। तो कितनी लंबी प्रोसेस है, कितनी अच्छी प्रोसेस है। और आप घर में अगर सारी चीज है तो आप बिल्कुल बना सकते हो मक्खन, और मेरे ख्याल से एक आध बार तो बनाकर देखना चाहिए मक्खन को। बिल्कुल इजीली बन जाता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं जाती, है ना। गर्मियों के दिनों में कम निकलता है। आप देखोगे, एक बात और देखोगे, जो मलाई की क्वांटिटी होती है वो गर्मी के दिनों में कम हो जाती है, ठंड के दिनों में अच्छी खासी मलाई जमती है, क्योंकि वही टेम्परेचर का वेरिएशन के कारण से ऐसा होता है। टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है, इसके कारण से ज्यादा मलाई और कम मलाई अकॉर्डिंगली बनती है। वो अपने ज्यादा उसमें वैसी बात करने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो था मेरे ख्याल से अपकेंद्रीकरण काफी था। तो अपकेंद्रीकरण का और कहाँ यूज किया जाता है? दूध से मलाई पृथक करने में तो किया ही जाता है। दूसरा, इसी मेथड का यूज जो है वो उसके कई तरह की जांच करने में भी किया जाता है। जांच बोले तो जैसे आप जब देखोगे ब्लड टेस्ट करवाते हैं,
तो ब्लड टेस्ट करने में और जो पेशाब की जांच होती है, कई कई केसेस में, कई जब हम बीमार होते हैं तो मूत्र की जांच भी करवाते हैं, पेशाब की जांच भी करवाते हैं कि कहीं हमारा बॉडी में से कुछ अच्छी चीजें तो नहीं निकल रही हैं, उसकी भी जांच होती है। उन दोनों ही जांचों में अपकेंद्रीकरण का यूज किया जाता है। कैसे किया जाता है वो बात मैं आप कल कर पाऊंगा, क्योंकि आज का टाइम जो है वो खत्म हो गया है, बच्चे दूसरी क्लास के वेट कर रहे होंगे, इसलिए जो है वो कैसे रक्त और मूत्र की जांच की जाती है अपकेंद्रीकरण के द्वारा, कल हम बात करेंगे इसके बारे में ना। और एक और चीज दिखाऊंगा मैं कल आपको, वीडियो बताऊंगा। मलेरिया के लिए एक किट बनाई गई जो कि हमारे भारतीय किसी मूल के वैज्ञानिक थे, उन्होंने बनाई। और मलेरिया टेस्टिंग के लिए वो सबसे सस्ती किट है, वो बहुत 50 से 60 रुपए में किट प्रोवाइड करते हैं वो। और उसके तहत जो है वो उसमें भी अपकेंद्रीकरण का यूज होता है, और उसका यूज करके वो कैसे मलेरिया की जांच कर लेते हैं, कैसे ये जांच पॉसिबल हो पाती है इतने कम पैसों में, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो।